इस वीडियो में हम बात करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। और आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स में कुछ चेंजेस आता है तो ये सिस्टम कितना काम करता है उस चेंज को करने में। ये सिस्टम मतलब यहां अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, गैसेस मॉलिक्यूल्स है, वो कितना काम करते हैं टोटल, ये हमें पता लगाना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आइसोथर्मल प्रोसेस होता क्या है। तो मान लें गैस सैंपल है, इस रीजन में एक गैस रखा हुआ है, ये पिस्टन है, ये मूव कर सकता है। यहां पर अंदर प्रेशर इसका है P1 और वॉल्यूम इसका है V1। अब इस सिस्टम में बाहर से एनर्जी देके हो या किसी भी तरीके से हो, इस सिस्टम में कुछ ऐसा किया गया कि इसका पैरामीटर्स चेंज हो गए और ये पिस्टन ऊपर की तरफ चढ़ा। इससे क्या हुआ कि इसका प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो गया। तो हमने इसका प्रेशर को चेंज किया, ये चेंज होके हो गया P2 और वॉल्यूम चेंज होके हो गया V2। अब देखिए, दो तरह से ये चेंज हम कंडक्ट कर सकते हैं। एक तो कि अगर इसका टेम्परेचर चेंज ना हो, इसके अंदर का जो टेम्परेचर है, जो कि अगर मान ले यहां पर T1 है, तो इस केस में भी अगर ये T1 ही रह जाता है, ये चेंज नहीं करता है, तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो सेम, थर्मल रिलेटेड टू हीट। तो इसका जो टेम्परेचर है वो अगर सेम रह जाए तो हम इसे कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, देखिए प्रेशर और वॉल्यूम का जो कॉम्बिनेशन है, ये जो सेट है, ये जो पैरामीटर्स है, इन्हें अगर आप चेंज करेंगे तो टेम्परेचर भी चेंज होता है। क्योंकि हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन से कि PV इज इक्वल टू nRT। n को अगर कांस्टेंट रखते हैं, ये नंबर ऑफ मोल्स है, ये गैस कांस्टेंट है, तो n को अगर कांस्टेंट रखते हैं, R तो एक कांस्टेंट टर्म है, सो T इज इक्वल टू P इंटू V डिवाइडेड बाई nR। सो प्रेशर और वॉल्यूम को अगर हम कुछ ऐसे चेंज करते हैं कि इसका प्रोडक्ट जो है कांस्टेंट ना रहे, चेंज कर जाए, तो ये टेम्परेचर भी चेंज कर जाएगा। सो ये बहुत ज्यादा चांस है कि यहां पर टेम्परेचर चेंज हो जाए। लेकिन हमने टेम्परेचर को सेम रखा, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर घटना या बढ़ना चाहता है। जैसे ही हम प्रेशर और वॉल्यूम का जो सेट है उसे चेंज करते हैं, प्रेशर को P1 से P2 कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, और वॉल्यूम को V1 से V2 कर रहे हैं, इसे भी चेंज कर रहे हैं। सो टेम्परेचर भी चेंज होना चाहता है, लेकिन हम इसे चेंज नहीं होने दे रहे। कैसे? हम अलाउ कर रहे हैं कि यहां सिस्टम से बाहर हीट जा सकता है या फिर बाहर से हीट अंदर आ सकता है सिस्टम के। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। और हम यह पता लगाएंगे कि इस आइसोथर्मल प्रोसेस में ये जो सिस्टम काम करता है, इसके पैरामीटर्स को चेंज करने में ये कितना करता है। तो मान ले कि ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में प्रेशर है P, अंदर जो प्रेशर है ये P है, ये इस पिस्टन में भी अप्लाई हो रहा प्रेशर, ये यहां भी अप्लाई हो रहा है, इस वॉल में भी, और ये बॉटम में भी अप्लाई हो रहा है प्रेशर। और इसका जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है V, ये अंदर वाला जो वॉल्यूम है, ये सैंपल का जो वॉल्यूम है। अब मान ले इस सिस्टम में हीट दिया गया या कुछ भी किया गया, इसके कारण ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम खुद पिस्टन को थोड़ा ऊपर की तरफ उठाता है, कुछ ऐसा। तो पिस्टन कितना ऊपर चला गया, मान ले कि बहुत छोटा सा चेंज हो रहा वॉल्यूम में, अर्थात ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन भी बहुत थोड़ा सा ही ऊपर चढ़ रहा है। तो हमें क्लियरली समझ में आया, इसीलिए हमने इसे बड़ा ड्रॉ किया है। वैसे ये ऊपर कितना चढ़ा, ये ऊपर चढ़ा dx। सो ये जो डिस्टेंस है ये dx है। तो इस बहुत छोटे से डिस्प्लेसमेंट के कारण इसमें जो प्रेशर है, इस प्रेशर में कुछ खास चेंज नहीं हो रहा, तो इस प्रेशर को हम फिलहाल तो कांस्टेंट मान सकते हैं। तो प्रेशर अब भी है P, और इसका जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम अब थोड़ा सा बढ़ गया, कितना बढ़ा, dV बढ़ा, तो वॉल्यूम हो गया V प्लस dV। साथ ही साथ हमें यहां पर कंसीडर करना होगा कि ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया मान ले A है। तो देखिए यहां पर इस सिस्टम ने कितना काम किया, अर्थात अंदर जो गैस है, ये जो सैंपल में जो गैस है, इसमें बाहर से जो भी एनर्जी दिया गया, हीट एनर्जी दिया गया हो या किसी भी तरह का एनर्जी प्रोवाइड किया गया हो,
उस एनर्जी के कारण इस सिस्टम ने कितना काम किया। देखिए पिस्टन को कौन चढ़ा रहा ऊपर, ये सिस्टम चढ़ा रहा। भले ही बाहर से हम इसे हीट एनर्जी दे, लेकिन अल्टीमेटली काम कौन कर रहा, काम ये सिस्टम कर रहा। अंदर का जो गैस है वो काम कर रहा, वो पिस्टन को ऊपर की तरफ धकेल रहा है। तो उसने कितना काम किया इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के कारण, dx डिस्प्लेसमेंट के कारण इसने कितना काम किया। तो उसके लिए हमें यह पता लगाना होगा कि ये फोर्स कितना अप्लाई कर रहा है पिस्टन में। सो ये जो फोर्स अप्लाई कर रहा है ये है P इंटू ए, प्रेशर इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये है फोर्स। तो ये P इंटू ए, ये है फोर्स अप्लाइड। कौन अप्लाई कर रहा है, ये गैस अप्लाई कर रहा है। सो इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट पे हमने ये माना था कि प्रेशर जो है ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं कर रहा है। हम मान सकते हैं ऐसा, बहुत छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए हम ये मान सकते हैं कि प्रेशर जो है ये कांस्टेंट है। तो यहां पर वर्क डन कितना होगा, अगर आप वर्क डन को कंसीडर करें, सो वर्क डन बाय सिस्टम। सो वर्क डन बाय द सिस्टम अर्थात ये गैस का सैंपल जो है वो वर्क डन बाय द सिस्टम। सो बहुत छोटा सा काम है। सो हमने इसे रिप्रेजेंट किया डेल्टा डब्ल्यू से। देखें हम यहां डी डब्ल्यू के जगह डेल्टा डब्ल्यू कह रहे हैं, आगे चल के आपको पता चलेगा ऐसा हम क्यों करते हैं। यहां पर हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल के जगह इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्यों यूज करते हैं ये हम आगे बात करेंगे। फिलहाल तो मैं आपको यह बता दूं कि ये जो वर्क डन होता है ये पाथ इंडिपेंडेंट नहीं होता बल्कि पाथ डिपेंडेंट होता है। पाथ डिपेंडेंट कहने का मतलब यह है कि अगर वॉल्यूम और प्रेशर को अगर आप ग्राफ में प्लॉट करें तो ये जो टोटल वर्क डन होगा ये उसके पाथ पे डिपेंड करेगा, सिर्फ इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा, या इनिशियल पॉइंट या फाइनल पॉइंट पे डिपेंड नहीं करेगा, ये पूरे पाथ पे डिपेंड करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि V1 P1 एक सर्टन वॉल्यूम और प्रेशर का कॉम्बिनेशन है या सेट है, और V2 P2 एक सर्टन वॉल्यूम और प्रेशर का कॉम्बिनेशन है। आप अगर दो अलग अलग पाथ से V1 P1 से V2 P2 पहुंचे तो वर्क डन अलग अलग होंगे। तो चलिए ये सारे टेक्निकल बातें हैं, हम ये सब करते रहेंगे आगे, धीरे धीरे ये सारी चीजें आपको क्लियर होता रहेगा। फिलहाल तो मैं ये आपको बता दूं कि हम यहां DW नहीं लिखते हैं, हम यहां पर इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल डेल्टा W लिखते हैं। तो जो भी है ये वो छोटा सा वर्क डन है, ये बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के। तो फोर्स कितना, F मान ले, F फोर्स अप्लाई कर रहा है ये गैस इस पिस्टन पे, इनटू डिस्प्लेसमेंट, सो डिस्प्लेसमेंट dx। वैसे तो यहां पर जो वर्क डन होता है वो फोर्स एज वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट एज वेक्टर इनका डॉट प्रोडक्ट होता है, लेकिन यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो फोर्स उसी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। यहां देखिए वर्टिकली फोर्स एक्ट कर रहा है और इस पिस्टन का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा वो उसी डायरेक्शन में हो रहा। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का चूंकि डायरेक्शन सेम है तो जो डॉट प्रोडक्ट होगा वेक्टर F और वेक्टर dx का वो बराबर हो जाएगा F का मैग्नीट्यूड इंटू dx के मैग्नीट्यूड के, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। ये आपको पता है डॉट प्रोडक्ट का जो रूल है। अब देखिए इस F को हम किस तरह से इवेल्युएट कर सकते हैं। ये F ये बराबर है P इंटू A के। सो ये हो गया फोर्स और उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे dx को तो हमें मिलेगा वर्क डन। अब अगर आप ध्यान से देखें ये A इंटू dx ये है क्या, ये है चेंज इन वॉल्यूम। यहां पर पिस्टन देखें यहां पर था कुछ ऐसे, अब वो dx डिस्टेंस ऊपर चढ़ गया है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, वही कंटेनर है। सो क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर A है और ये पिस्टन dx डिस्टेंस ऊपर चढ़ा तो यहां पर जो एक सिलिंड्रिकल रीजन है उस रीजन का वॉल्यूम कितना होगा, उस रीजन का वॉल्यूम होगा A, अर्थात ये जो बेस एरिया है A इनटू हाइट जो कि है dx। तो ये हो गया वॉल्यूम। सो ये हो गया वॉल्यूम। कौन सा वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, अर्थात जितना वॉल्यूम बढ़ा यहां से यहां तक जितना वॉल्यूम बढ़ा वो, और हमने पहले ही माना है कि वो है dv।
देखिए पहले वॉल्यूम था V, अब हो गया V प्लस dV, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना है, dV है। सो हम यहां पर कह सकते हैं ये बराबर है P इंटू dV के। सो हमने क्या पता किया, हमने ये जो वर्क डन है, छोटा सा वर्क डन है, ये हमने पता किया डेल्टा W। ये तो एक छोटा सा काम है जो कि ये सिस्टम कर रहा है वॉल्यूम को V से V प्लस dV बनाने में। अब अगर मान ले कि इनिशियली एक सिस्टम का जो वॉल्यूम था वो वॉल्यूम था V1, यहां पर ये पिस्टन, इसका वॉल्यूम था V1, और फाइनली इसमें जो वॉल्यूम में चेंज हुआ वो चेंज होके बन गया V2। वॉल्यूम बहुत ज्यादा चेंज हुआ, ये वॉल्यूम चेंज होके हो गया V2, और प्रेशर यहां पर था P1 और यहां प्रेशर बन गया P2। तो फिर इस पूरे प्रोसेस में टोटल वर्क डन कितना होगा? इसी के बीच का, इसी प्रोसेस में एक स्टेट ये था जब इसका प्रेशर और वॉल्यूम P और V हुआ था, उसके बाद ये थोड़ा सा काम किया गया था जो कि बराबर है इसके। तो टोटल वर्क डन अगर हमें पता करना होगा तो हम इसे इंटीग्रेट करेंगे डेल्टा W को, और इसे जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो वो बराबर होगा इसके इंटीग्रेशन के। सो इंटीग्रेटिंग हम टोटल वर्क डन पता कर सकते हैं। सो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, हमें क्या मिला? हमें मिला इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P dV। तो अगर लिमिट्स यहां पर आप पुट करें तो dW बिल्कुल शुरू में यहां पर टोटल कितना काम किया गया था, 0, और यहां तक पहुंचते पहुंचते टोटल कितना काम किया गया, हमने माना टोटल काम W है, और यहां पर जो इंटीग्रेशन हो रहा वो dV के रेस्पेक्ट में हो रहा है या वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो वॉल्यूम का इनिशियल वैल्यू V1 और फाइनल वैल्यू V2, तो लिमिट्स होंगे V1 से लेके V2। सो इससे आगे हम कहेंगे कि टोटल वर्क डन W, इसे इंटीग्रेट करें तो W मिलेगा जिसका लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट W, सो ये हो जाएगा W। सो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू, अब देखें ये जो P है पूरे प्रोसेस में क्या ये कांस्टेंट है? हमने माना था एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए प्रेशर कांस्टेंट था, लेकिन इस पूरे प्रोसेस को अगर आप देखें, इस फिगर को देखें और इस फिगर को देखें, इनिशियल स्टेट में जो प्रेशर था वो P1 था और फाइनली प्रेशर चेंज होके P2 बन गया। आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है, लेकिन प्रेशर में चेंज हो गया। होता भी है आइसोथर्मल प्रोसेस में, अगर आप चेंज करते हैं इसका वॉल्यूम तो इसका प्रेशर भी चेंज हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर को रहना है कांस्टेंट। इसका मतलब हम इस P को कांस्टेंट नहीं मान सकते हैं। ये जो प्रेशर है ये वॉल्यूम का एक फंक्शन है। कैसे फंक्शन है? देखिए आइडियल गैस इक्वेशन से हमें पता है प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू nRT। मैं फिर से बता रहा हूं, यह है नंबर ऑफ मोल्स किसी भी सैंपल में, और ये R है गैस कांस्टेंट, और ये T है टेम्परेचर, P जैसे कि प्रेशर होता है और V वॉल्यूम है। तो इससे आगे हम कह सकते हैं जो P है ये वॉल्यूम का जो फंक्शन है, कैसा फंक्शन है देखें, तो हम कह सकते हैं P इज इक्वल टू nRT डिवाइडेड बाय V। तो देखिए प्रेशर जो है ये वॉल्यूम का फंक्शन हो गया, तो यहां पर हम P का जो वैल्यू है इस वैल्यू से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा, देखिए P के जगह हमें मिला N इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई V इंटू dV, इसका इंटीग्रेशन और लिमिट फिर से लिख लेते हैं V1 से लेके V2। अब हम क्या करेंगे कि इसे इंटीग्रेट करेंगे। उससे पहले ये जो N, R और T है ये तो कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि N नंबर ऑफ मोल्स है इस सैंपल में, वो तो फिक्स्ड है। हमने बाहर से न तो गैस को अंदर आने के लिए अलाउ किया है, न ही अंदर से गैस बाहर निकला है। सो नंबर ऑफ मोल्स इज फिक्स्ड। यहां भी जितना मोल का गैस था यहां भी उतना ही गैस है। R ये तो गैस कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और T ये कांस्टेंट है इस केस में क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो इन तीनों को हम इंटीग्रल के बाहर ले जा सकते हैं। सो N इंटू R इंटू T इंटीग्रल के बाहर, और इंटीग्रेशन के अंदर dV डिवाइडेड बाई V।
चलिए इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इंटीग्रेट करेंगे किसे 1/v को v के रेस्पेक्ट में, और लिमिट्स हैं v1 और v2। अब इससे आगे जब हम इंटीग्रेट करेंगे 1/v को dv के रेस्पेक्ट में, उसके लिए हमें पता है ये बराबर होता है किसके, इसका जो इंटीग्रेशन होगा ये बराबर होता है नेचुरल लॉगरिथम ऑफ v के। सो नेचुरल लॉग ऑफ v, ये तो हो गया इसका इंटीग्रेशन, और लिमिट्स ये है v1 से लेके v2, तो यही बन जाएगा n इंटू r इंटू टी इंटू नेचुरल लॉग ऑफ v2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ v1। अब इस टर्म को देखें, ये जो एक्सप्रेशन है इसे देखें, हमें पता है कि लॉग उसका बेस कुछ भी हो, लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b, अगर दोनों का बेस सेम हो, चलिए मान लेते हैं बेस अगर x है, यहां पर बेस क्या होगा, नेचुरल लॉग मतलब लॉगरिथम ऑफ ये v2 टू द बेस e, और यहां भी वही लॉगरिथम ऑफ v1 या log ऑफ v1 टू द बेस e, तो दोनों बेस को कांस्टेंट रहना, सेम रहना है, तब हम ये कह सकते हैं कि ये बराबर होगा लॉगरिथम ऑफ a ओवर b, और बेस में वही सेम बेस रहेगा। तो इसी लॉजिक से हम कह सकते हैं कि ये बराबर होगा n इंटू आर इंटू टी इंटू नेचुरल लॉगरिथम ऑफ v2 ओवर v1। सो टोटल वर्क डन एक आइसोथर्मल प्रोसेस में इतना होता है। सो टोटल वर्क डन, मैं फिर से लिख दूं, टोटल वर्क डन W आइसोथर्मल प्रोसेस में, याद रखें ये बराबर होगा nRT इंटू नेचुरल लॉगरिथम ऑफ v2 अर्थात फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम। सो ये हो गया एक रिलेशन। अब देखने वाली बात यह है कि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहे तो फिर ये जो टर्म है nRT ये कांस्टेंट हो जाएगा। सो ये बन गया एक कांस्टेंट। सो जब PV प्रेशर इंटू वॉल्यूम, ये जो प्रोडक्ट है ये अगर कांस्टेंट हो तो इससे हम कह सकते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में P1 इंटू V1 जो होगा वही बराबर होगा P2 इंटू V2 के। तो फिर इससे आगे हम देखें, यहां से कह सकते हैं इस V1 को अगर ट्रांसपोज करके आप इस साइड में ले आए और P2 को अगर इस साइड में ले जाए तो V2 डिवाइडेड बाय V1, V2 डिवाइडेड बाय V1 इज इक्वल टू P1 डिवाइडेड बाय P2। तो इस रिलेशन को अगर हम यूज करें, इस रिलेशन को, और सब्सटीट्यूट करें यहां पर V2 डिवाइडेड बाय V1 के वैल्यू में, तो हमें क्या मिलेगा देखें, यही टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू n इंटू आर इंटू टी इंटू नेचुरल लॉगरिथम ऑफ P1 डिवाइडेड बाय P2। यह है इसका दूसरा फॉर्म, टोटल वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। पहला वाला जो इक्वेशन है वो वॉल्यूम के फंक्शन में है, टोटल वर्क डन, इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम, और दूसरा वाला जो फॉर्मूला है उसमें ये जो है टोटल वर्क डन ये प्रेशर के फंक्शन में है, इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर के फंक्शन में।